नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। यह न केवल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, बल्कि निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है। इतिहास में पहली बार देश का आम बजट रविवार को पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ देश का नहीं, सवाल हर राज्य का है। और आज हम पूछ रहे हैं, राजस्थान को इस बजट से क्या मिलेगा? क्या मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलेगी? क्या युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे? क्या महंगाई से जूझती जनता को राहत मिलेगी? और साथ ही क्या राजस्थान के बड़े सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, जिसका लंबे वक्त से राजस्थान को इंतजार है, वहां की जनता को इंतजार है? कोटा, सीकर, जयपुर और जोधपुर जैसे शिक्षा हब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोचिंग पर जीएसटी कम हो, ताकि लाखों छात्रों का बोझ हल्का हो सके। इसके साथ ही पर्यटन के लिहाज से राजस्थान हेरिटेज, फूड्स और डेजर्ट टूरिज्म को बजट से नया आयाम मिल सकता है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एक बार फिर सरकार से टैक्स और एक्सपोर्ट में राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी आस सड़क, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जिससे राजस्थान सिर्फ परंपरा नहीं, विकास का भी मॉडल बन सके। आज की इस खास बहस में हम जानेंगे, क्या बजट 2026 उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर वादों की फेहरिस्त ही बढ़ेगी? प्रतिदिन अगर ट्रेन चलेगी तो आवागमन का ये सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है ट्रेन का, उससे उदयपुर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, उदयपुर एक पर्यटन नगरी है। पर्यटन का विकास उदयपुर में होगा तो स्वतः यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो एक गृहिणी है उसकी भी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक किसी काम करने वाले आदमी की होती है या किसी इंसान की होती है, ताकि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें हमारे लिए, गृहिणी के लिए, जो हम कह सकें कि हाँ, हम भी कुछ हैं। कानून बनने चाहिए, कानून होने चाहिए। सरकार जो है वो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे और रोजगार के अवसरों में भी स्वावलंबन और कौशल विकास का जो है उसके अंदर वो सरकार बढ़ावा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को दूसरों के भरोसे नहीं रह के वो खुद अपना रोजगार खोल सकें। सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा सुविधा मिले। आप ये देखिए कि जब हम जाते हैं तो हमें एक रेल किराए में हमें पहले जो राहत थी वो इन्होंने बंद कर दी। उसमें वो राहत हमको क्या राहत मिलती थी? 40% पुरुषों को मिलती थी और 50% महिलाओं को 60 साल से ऊपर। पूरी बंद कर दी गई, उसको वापस चालू किया जाए। आज का युवा देश के इस बजट से ये टकटकी लगा के अपने भविष्य की उम्मीद लगा के बैठा है कि ये देश का बजट उनके सर्वांगीण विकास को लेके आएगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो मैं ये मानना चाहूँगा कि विशेष शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती आनी चाहिए। पिछली सरकार ने बहुत अच्छे पद निकाले थे, मैं चाहता हूँ इस बार भी बहुत अच्छे पद आने चाहिए। इसी के साथ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय कैंपस में जितनी भी सुविधाएं जो असुविधाएं हो रही है उनको लागू करें। और तीसरी चीज़, जो छात्र संघ चुनाव हो उनको भी जल्दी जल्दी करें। बजट पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। एक महिला के रूप में अगर मैं विद्यार्थी हूँ विश्वविद्यालय की, तो मैं ये मानती हूँ कि विश्वविद्यालय में जितनी भी छात्राएं यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आती हैं, छात्रावास में भी रहती है, उनकी सुरक्षा की पूरी निश्चितता हो, पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय उठाए और साथ ही जो भी यहाँ पर सुविधाएं चल रही है उनको और बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित किया जाए। पहली मांग तो हमारी ये है कि किसान जब कटाई करता है तो उसको मजदूर की बड़ी कमी रहती है, तो उसको मर्ज करके किसान को मजदूर, जो बीराम जी का मजदूर है। तो बजट से आम जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां भी एक बड़ी उम्मीद है। हेल्थ बजट में बढ़ोतरी हो, ये लोग चाहते हैं, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जो है वो होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि आईवीएफ इलाज पर सब्सिडी, पब्लिक हेल्थ स्कीम में आपको बता दें कि आईवीएफ साइकिल की मांग की जा रही है। तो हेल्थ बजट में बढ़ोतरी हो, इसकी डिमांड है और उम्मीद भी है कि इस बजट में होगा। और आगे बात करें तो डिफेंस सेक्टर को यहां पर उम्मीदें हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस उत्पादन और स्वदेशी हथियार और टेक्नोलॉजी। तो मेक इन इंडिया डिफेंस उत्पादन को लेकर यहां पर खासी उम्मीदें हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलने की यहां पर उम्मीद है।
तो चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संजय कौशिक टूरिज्म एक्सपर्ट हैं, प्रमोद महेश्वरी एमडी कैरियर पॉइंट कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही मतादीन सोनी आर्थिक जानकार और नानूराम नेथरवाल किसान नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। कल रविवार का दिन और यहां पर केंद्रीय बजट जो है आने वाला है, लेकिन राजस्थान को खासी उम्मीद है। हम सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, मतादीन सोनी जी आर्थिक जानकार हैं आप। सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो यहां टैक्स, मध्यम वर्ग जो है वो हर बजट से उम्मीद रखता है कि हमें टैक्स में कुछ राहत मिले और जीएसटी में और राहत मिले। पिछले बजट में हमने देखा था कि 12 लाख तक की राहत दी गई थी और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 75,000 तक किया गया था। क्या लगता है कि इस बार भी जो टैक्स में आम लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उनको छूट मिलेगी? क्या जीएसटी के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि इससे और ज्यादा लोग जुड़े? देखिए, जब भी बजट कभी आता है देश का, तो उसके पहले सरकारें एक सर्वे करती हैं और विभिन्न संगठनों के द्वारा सुझाव उनके आमंत्रित किए जाते हैं, और सभी संगठन अपने अपने हितों के दृष्टिकोण सरकार को सुझाव भी भेजते हैं। मैं ज्वेलरी सेक्टर से आता हूं, लेकिन जब बात पूरे केंद्रीय बजट की होती है तो सबसे बड़ा इशू आता है कि आयकर के दायरे में बहुत सारे सेक्टर हैं जिनके लाभ लेने के लिए हम आज भी काफी उसमें अपने आप को पीछे महसूस करते हैं कि जितने आयकर की छूट हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। केंद्रीय कर्मचारी भी उसमें शामिल है, राज्य कर्मचारी भी उसमें शामिल है, हमारा किसान वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सभी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो वो सभी इसमें शामिल हैं। छूट की अपेक्षा सभी करते हैं। सरकार ने गत वर्ष भी लाभ दिया था, लेकिन क्या होता है कि ये एक मानवीय वृत्ति है, जितना मिलता है उससे और अधिक पाने की इच्छा होती है, और पाएंगे आखिर मांगेगा किससे? हम हमारी सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं। तो ये हमारा हक भी है कि केंद्र सरकार से हम बजट के अंदर हमारी आयकर की छूट सीमा बढ़ाने की मांग करें। देखिए, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने गत दिनों जीएसटी के अंदर छूट प्रदान की थी और स्लैब को बदल दिए गए थे, लेकिन उन स्लैबों में उस छूट के अंतर्गत हमारे ज्वेलरी सेक्टर को छोड़ दिया गया था। हमारा सेक्टर बहुमूल्य धातुओं का व्यापार करता है, 3% इस पे ज्वेलरी पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो इसमें केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि 3% को से करके इसको 1% के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि जब वेट व्यवस्था थी तो उस समय भी 1% ही वेट लगता था, परंतु जब जीएसटी में परिवर्तित हुआ तो इसको 3% कर दिया गया। अब यदि इसको वापस 1% कर दिया जाएगा तो इसमें एक तो फायदा होने वाली स्थिति है वो ये है कि देश के अंदर जिस प्रकार से अभी हमने देखे साल 2 साल के अंदर जिस प्रकार से सोने और चांदी के भावों में तेजी आई है प्रत्याशित रूप से, इससे जो किसान वर्ग है और मध्यम वर्गीय जो पारिवारिक लोग हैं जिनको अपने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति या शगुन के रूप में या किसी भी परिवार के अंदर खुशी के माहौल में जो चांदी सोना खरीदा जाता है और उपहार स्वरूप दिया जाता है, उसकी एक सीमा बहुत कम हो गई है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 साल पहले यदि चांदी 1 लाख रुपए की 1 किलो आती थी, तो कल के जो बाजार को अगर देखते हैं तो 4 लाख की 1 किलो हो गई थी। तो उसमें जो वजन है वो बहुत कम हो गया था। उससे हमारी जो गृहिणियां हैं वो मार्केट में नहीं आ रही हैं, और जो उद्योग है वो लगभग कारीगर वर्ग तो इसने इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है गाँवों का कि उनके पास काम नहीं है। तो सरकार से ये मांग हमारी जरूर है कि जीएसटी में भी कमी करे। बिल्कुल, जीएसटी में भी कमी हो, और साथ ही जो ज्वेलरी सेक्टर है वहां पर कुछ राहत दी जाए। और कल ये उम्मीद है, जितने भी ये सेक्टर के लोग हैं उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ राहत मिलेगी। संजय कौशिक जी हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए, कोई भी अगर राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है टूरिज्म सेक्टर, और राजस्थान में पिछले साल देखें तो 25 करोड़ के आसपास जो है पर्यटक आए हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि इस बार पर्यटन उद्योग को यहां केंद्रीय बजट में कुछ खास मिलने वाला है? देखिए, पर्यटन जो है इस वक्त मुझे लग रहा है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम है। देसी पर्यटकों ने बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। अभी चूंकि फिलहाल मैं भी कोटा में ही हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि देसी पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में है, और राजस्थान की तो एक लाइफलाइन है वो है पर्यटन। उससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और जो हमारी अपेक्षा है सरकार से, सबसे बड़ी तो है कनेक्टिविटी की, स्पेशली कनेक्टिविटी टू बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर जैसे सेक्टर जहाँ दूर दराज के, जहाँ से दिल्ली से जो दूर है
वहाँ पर्यटक आसानी से पहुंचेगा। वो ट्रेन हो, ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ हवाई जहाज की कनेक्टिविटी हो। दूसरी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है वो जीएसटी की है। जीएसटी में जो पहले जैसे सर्विस टैक्स में इनपुट मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है। तीसरा जो है सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले वर्ष को पधारो हमारे देश या कम टू इंडिया, विजिट इंडिया, ऐसा कुछ कैंपेन चलाना चाहिए। उस पर प्रचार प्रसार का पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो ये अभी जो लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां बन रही हैं उनकी वजह से पर्यटन बहुत प्रभावित है। तो इन सब के मद्देनजर हम एक शांति प्रिय देश है, यहाँ पर करोड़ों की लेकिन उतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे यहाँ पर्यटन बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार को प्रचार प्रसार, कनेक्टिविटी और जीएसटी इन तीनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साथ यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी है इन दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल इनको फायदा मिले, बूस्ट मिले। मैं आऊंगा सर आपके पास दोबारा, लेकिन हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, नानूराम निथरवाल हैं। नानूराम जी, ये बताइए कि किसानों को यहाँ खासी उम्मीद है, क्या लगता है आपको कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है इस बार? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बातचीत है तो इसी की है, राशि की बढ़कर आएगी। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये भी डिमांड जो है देश भर में किसान कर रहे हैं। नमस्कार अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, देखिए सर, चौधरी चरण सिंह का ये मानना था कि साहब देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलियानों के बीच से गुजरता है। एक सपना था एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और देश के निर्माण में जो मुख्य भूमिका, ऐसा मेरा मानना है कि किसान का महत्वपूर्ण होता है। किसान को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, ऐसा सदियों से चला आ रहा है। लेकिन किसान की उम्मीदें हर बार खाली रह जाती है। प्रधानमंत्री अपने जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाने की बजाय, वो मत बढ़ाओ साहब, उससे बढ़ाने की बजाय अगर किसान को टाइम पर उर्वरक मिले, समय पर वो अपनी फसल में छिड़काव कर सके, उसकी फसल अच्छी हो सके, और यह किसान के हर खेत तक पानी का जो हर सरकार वादा करती है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का, तो जैसे हमारे राजस्थान में ईआरसीपी का जो अभी हुआ, ईआरसीपी के अंदर बजट में और पैसा बढ़ाना चाहिए ताकि कुछ किसानों के खेतों को भी पीने के पानी के साथ साथ में पानी मिल सके। दूसरी बात, आजकल सरकारें विकास के लिए रोड जरूरी है, और रोड ज्यादातर किसानों के खेतों में से होती हुई निकलती है। सरकार को चाहिए कि बजट में एक प्रावधान होना चाहिए कि एक किसान को उचित बाजार भाव का मुआवजा मिल सके। दूसरी बात, उसमें जो हमारी एमएसपी है और कर्जमाफी की मैं मानता हूं कि मेरे हिसाब से तो कर्जमाफी की मैं मानता नहीं, क्योंकि कर्जमाफी की बजाय अगर किसान के संसाधन बढ़ा दिए जाए तो बेहतर रहेगा परिवार पालने के लिए। कर्जमाफी कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने आपको जैसे कि बताया, हर खेत तक पानी का हुआ, उर्वरक का समय पर मिल जाए, या उनका जो जमीन की अधिग्रहण होता है उनको कंपेंसेशन ढंग से मिल जाए, जैसे जो एक्ट बने हुए उस हिसाब से उनको मिल जाए। और एक डीएलसी जो इनकी कम रहती है, बजट में प्रावधान होना चाहिए कि इनकी डीएलसी सेम हो सके और इनको जो मुआवजा मिले वो मतलब चौसाला के हिसाब से, गिरदावरी के हिसाब से मिले, इनको न कि पैमाइश के हिसाब से मिले, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ में मैं एक उम्मीद और करता हूँ, पिछले साल 425 करोड़ रुपए का जो राजस्थान सरकार का बजट था जल जीवन मिशन पर, अब भी हमारे ग्रामीण एरिया में किसी भी पंचायत में वो पूरा नहीं हो सका। आधी पंचायतों को पानी मिल गया, आधी को नहीं मिला, और भ्रष्टाचार पड़ा है। दूसरी बात, जो भी पानी मिल रहा है उसका भुगतान जनता कर रही है, न तो पंचायत कर रही है और न पीएचईडी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो और न जल जीवन मिशन को अभी तक हैंड ओवर किया गया है, किसी को हैंड ओवर नहीं किया और मांगे भी हैं। प्रमोद महेश्वरी जी, आप भी जुड़े हमारे साथ कोटा से, एमडी कैरियर पॉइंट के एमडी हैं आप। अर्थव्यवस्था जो कोटा की है, कोचिंग सिटी की है, उससे कोटा जूझ रहा है लगातार, और इस बार कोटा को क्या उम्मीदें हैं केंद्रीय बजट से कि वहां कुछ राहत मिल सके? सर देखिए, शिक्षा का अधिकार सबको, जब तक शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी बच्चों को तो हमारे देश का भविष्य बहुत अंधकार में रहेगा। आज कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो सामान्यतः मध्यम वर्ग परिवार से या गरीब परिवार से आता है, और उसके ऊपर जो जीएसटी का बोझ है 18%, वो बहुत ज्यादा होता है। आज आप आईटी, मेडिकल कोई भी एग्जाम दें या कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दें जिसमें जॉब के लिए होता है, तो उस पर 18% जो जीएसटी है उसको हटा देना चाहिए या उसको मिनिमम कर देना चाहिए, क्योंकि ये बोझ उस बच्चे के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर पड़ता है, और बहुत से बच्चों के लिए तो अफोर्डेबल रहता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा इशू है जो सालों से चला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि
इस तरह की शिक्षा को लग्जरी एजुकेशन बोलना चाहिए। ये तो आज जरूरत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो ये आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है। और इस पे टैक्स लगाकर जो सरकार ने पिछले सालों से जो बोझ डाला हुआ है आम आदमी पर, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल हटा देना चाहिए। और जहां तक कोटा का सवाल है, दो बातें कोटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एजुकेशन है, जितना एजुकेशन में राहत सरकार देगी, जितना फोकस करेगी, उससे पूरे शहर की इकोनॉमी पर बहुत सार्थक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो पर्यटन है उसके लिए भी काफी बजट कोटा के लिए मुझे लगता है कि एलोकेट होना चाहिए, क्योंकि कोटा में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। और अगर उनके लिए प्रयास किया गया, कोई स्पेशल पैकेज लाया गया, उसको प्रमोट किया गया, जैसे अभी हमारे साथी स्पीकर बोल रहे थे, तो उससे कोटा की इकोनॉमी पर काफी फर्क पड़ेगा। और जहां तक मुझे शिक्षा का जो क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मेरा मानना है कि इसमें से जीएसटी को 100% हटा देना चाहिए। ये केवल हमारे व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि ये आम आदमी के लिए, क्योंकि ये बजट जो जीएसटी का बोझ है ये आम बच्चे पर है, आम परिवार पर है, और उसकी वजह से आम परिवार पर है, आम जनता पर है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार ऐसी चीजें हैं जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ मतादीन सोनी ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां एक पॉलिसी की बात भी हो रही थी कि पॉलिसी जो है उसमें सुधार होने चाहिए, ये भी आपके सेक्टर के लोग जो हैं लगातार कर रहे थे, और साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी की बात होती है। क्या पॉलिसी में सुधार की उम्मीद है सर? क्या क्या सुधार होने चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सरकारी स्तर के ऊपर जब भी जो पॉलिसियां बनी हुई हैं उनमें सुधार की गुंजाइश सदैव ही रहती है। अभी जो वर्तमान में हमारी समस्या जो चल रही है, अमेरिका के ने जो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, उससे हमारे जो निर्यात हमारे सेक्टर का है वो बिल्कुल कोलैप्स सा हो गया है। उससे हमारे इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक है कि सरकार कुछ विभिन्न अन्य देशों के साथ में अपना बैठा रही है, लेकिन वो जो ज्वेलरी सेक्टर का हमारा जो यूएस में निर्यात होता है, उस निर्यात का जो प्रभाव है वो हमारे सेक्टर पे इतना पड़ गया है कि हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें एक एक फैक्ट्री में 500 लेबर काम करती है। वो सब बिल्कुल उनके पास काम नहीं के बराबर है, वो बेरोजगारी तक की स्थिति आ गई है। हमने सरकार से मैं पहले भी निवेदन किया था कि इसके लिए जरूर कुछ न कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाए। और ये चीज मैं ये कहना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भी आपने किसान की बात करी है, तो निश्चित रूप से किसान हमारे देश की मेरुदंड है। उसी प्रकार हमारे जो इंडस्ट्रीज है, उस हमारी इंडस्ट्रीज का मेरुदंड यदि रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, तो वो जो निर्माण करता है, जो कारीगर है, जो स्वर्णकार है, उनके लिए सरकार को एक विशेष पैकेज जरूर लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत उनको कोई विशेष छूट मिले। एमएसएमई के अंतर्गत ऋण मिले। उन सरकार ये कहती है लोन तो मिल जाएगा, लेकिन एमएसएमई में या जब कहीं जाते हैं तो उनसे बहुत चीजें दस्तावेज मांग लिए जाते हैं, जिस कारण से वो अनेबल होते हैं और उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार को ईज ऑफ डूइंग के, जैसे बिजनेस की बात करते हैं तो ईज ऑफ लोन भी तो होना चाहिए ना, जिससे जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो इस काम को करना चाहते हैं। अब सरकार ने 2 लाख के लोन की बात करते हैं, तो आप सोचिए, आप सोना 2 लाख में 10 ग्राम आता है। 10 ग्राम सोने से कोई भी आर्टिजन या कोई भी छोटा व्यापारी, लघु व्यापारी उसका लोन लेके क्या तो जेवर बनाएगा और क्या जेवर बना के किसी को देगा। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, इन सब चीजों में सरकार को बजट में जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो मानता हूँ कल बजट है तो सरकार ने बहुत कुछ सोच लिया होगा, क्योंकि हमने इन चीजों के बारे में सरकार को पहले भी निवेदन किया है कि इन चीजों के बारे में जो हमारा इंडस्ट्रीज की, जिसको मैं रीढ़ की हड्डी मानता हूँ, हमारे आर्टिजन्स हैं, हमारे जो स्वर्णकार हैं, जो इस चीज को निर्माण करते हैं, पूरे देश के अंदर पहले में कम से कम 5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, और जीडीपी में हमारे इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो निश्चित रूप से हमारी ये मांग एक प्रकार से जायज भी है कि हमें जीएसटी में राहत दी जाए और कस्टम ड्यूटी में राहत दी जाए, जिससे आम जो नागरिक है उनको भी सोना चांदी जैसे पहले भी सरकार ने दी थी, तो उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए थे। इस वर्ष भी हम आशान्वित हैं कि सरकार इस बारे में जरूर कुछ अच्छा निर्णय लेगी, जिससे आम पब्लिक जो त्रस्त है महंगाई की, चांदी सोने के बढ़ते भावों से, उन्हें कुछ आंशिक राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल राहत की उम्मीद है। संजय कौशिक जी, मैं एक चीज आपके पास भी आना चाहूंगा, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि पर्यटन उद्योग, अगर यहाँ होटल्स की बात करें, क्योंकि होटल में जब निर्माण किया जाता है तो उसमें अगर 100 करोड़ का होटल है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उस पर ही बहुत बड़ी राशि जो है वो आपके बनाने निर्माण करने में चली जाती है, और वहाँ भी
होटल निर्माण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां भी उम्मीद है कि यहां जीएसटी कम हो और थोड़ी राहत मिले पर्यटन उद्योग को। बिल्कुल सर, और जीएसटी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो टूरिज्म है वो महंगा हो रहा है। दूसरी बात, इनके अभी मैं जो मेरे से पहले वाले जो वक्ता बोल रहे थे, मैं उनको और आगे ले जाता हूँ कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। अगर केंद्र सरकार भी इसको उद्योग बोल दे तो जो लोन वाले की जो सुविधा है वो पूरे जो लोग जो अन्य लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, उनको लोन अच्छी तरह मिल पाएगा, कम ब्याज दरें होंगी। और राजस्थान आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्पीडली जो टूरिज्म में अपनी तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा कर रहा है। बड़े बड़े होटल एजेंट जो चेन्स है वो यहाँ पे होटलें स्टार्ट कर रही है। और साथ ही साथ हमारा कनेक्टिविटी दिल्ली से नजदीक है, बॉम्बे से बहुत सारी फ्लाइट है। अगर आप देखें जैसलमेर जा रही है, उदयपुर जा रही है, जयपुर जा रही है, तो अन्य शहरों से भी कनेक्टिविटी बढ़े। बिल्कुल सर, तो कनेक्टिविटी की बात की आपने, कनेक्टिविटी भी एक अहम रोल यहां पर निभाता है। जैसलमेर के लिए फ्लाइट जैसे शुरू हुई है उसके बाद वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी और राजस्थान को उम्मीद है इस बजट से कि सरकार जो है वो पर्यटन उद्योग की बात हो, कृषि उद्योग की बात, कृषि की बात हो और चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, यहां राजस्थान को थोड़ी राहत मिले इस केंद्रीय बजट में ताकि हेल्थ सेक्टर, शिक्षा सेक्टर या रोजगार की बात हो वो सुधर सके। तो फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए और अपने अपने व्यू आपने रखा। लेकिन कल बजट है और इससे आम लोगों को, आम जनता को, देश को बड़ी उम्मीद है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द